बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनएमडी कैट 2025 फास्ट इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं होम्योस्टैसिस का पेपर, जो आपने आई ए पार्ट ऑफ जीपीएस 9 दी है। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। अनलाइक juxtamedullary nephrons, cortical nephrons cannot, ऐसा फीचर जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में नहीं है लेकिन जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में मौजूद है, तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के बरअक्स कॉर्टिकल नेफ्रॉन कैन नॉट प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। चैप्टर नंबर 15 के अंदर अगर हम देखें तो जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं उनकी खसूसियत ये बताई गई है कि दे आर इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तो ये जो प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन है, ये एक खास मीनिंग में इस्तेमाल होता है कि वो किडनीज जिनमें लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट है, वो अपने बॉडी के ब्लड की कंसंट्रेशन यानी ऑस्मोलैरिटी के मुकाबले में ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जिन किडनीज में लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट नहीं होती, वो अपने ब्लड के से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अलबत्ता यूरिन जो डिफरेंट टाइम में प्रोड्यूस होगा, उनको आपस में कंपेयर करें तो कोई डाइल्यूट और कोई कंसेंट्रेटेड कहलाएगा। तो बहरहाल, इन केस ऑफ किडनी, जब हम कंपेयर करते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स को, तो ये एक डिफरेंस इनमें कंपैरिजन के तौर पे लिया जाता है कि juxtamedullary nephrons are critical in production of concentrated urine, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ऐसा नहीं कर सकते। बाकी जो ऑप्शंस हैं, डेफिनेटली जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं वो एक्सेस वाटर को रिमूव करती हैं। जब एक्सेस वाटर रिमूव होता है तो इसका मतलब है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन भी परफॉर्म हो रहा है। इसी तरह ना सिर्फ ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, बल्कि एक्सक्रीटरी फंक्शन भी परफॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2। फ्लूइड फ्लो इज एंटी पैरेलल इन केस ऑफ, फ्लूइड फ्लो हमें एंटी पैरेलल नजर आएगा किन केसेस में? द टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये तो बड़े वाज़ेह है। अब बाकी जो दो ऑप्शन है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड वेजा रेक्टा एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड वेजा रेक्टा, क्या इन दोनों में भी ब्लड जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है, एक के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, दूसरे में ब्लड है, क्या इनमें भी एंटी पैरेलल फ्लो होता है या जिसे काउंटर करंट कहा जाता है? तो ये बात इन दोनों के लिए भी दुरुस्त है। अगर हम सिंपली चैप्टर नंबर 15 की इस डायग्राम को ही देखें, तो इस डायग्राम में जरा गौर करें कि आपको नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले का जो डाउनवर्ड, ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसमें एरोज शो कर रहे हैं कि द फ्लूइड, ग्लोमेरुलर फ्लूइड इज मूविंग डाउन। लेकिन इसके साथ ही जो वेजा रेक्टा है, इसमें जरा डायरेक्शन ऑफ ब्लड देखें, वो अपोजिट है। यानी इसको नीचे तक देख लें तो ये वाले तौर पे नजर आए, यानी यहाँ पर मूवमेंट डाउन साइड पे है, तो इसके अंदर मूवमेंट अप साइड पर है। एंड सेम इज ट्रू इन केस ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जीएफ ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि यहाँ से ब्लड को देखें, ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है। तो बुक में डायग्राम ही को अगर ऑब्जर्व कर लें तो ये मसला, ये क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं कि ना सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फ्लूइड यानी ग्लोमेरुलर फ्लूइड एंटी पैरेलल या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, बल्कि फिजियोलॉजिकली इसके गिर्द जो वेजा रेक्टा मौजूद है, वो भी एंटी पैरेलल मौजूद है, इस तरह से कि डिसेंडिंग लिम्ब में अपवर्ड ब्लड मूव करेगा और असेंडिंग लिम्ब के साथ ब्लड की डायरेक्शन
एंटी पैरेलल या अपोजिट है डाउन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब होगा ऑल अबव। क्वेश्चन नंबर 3, डायूरेसिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज्ड। डायूरेसिस का मतलब है, यूरेसिस कहते हैं यूरिन फॉर्मेशन को, और यूरिन फॉर्मेशन जब डबल कर दी जाए यानी ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस हो, तो ये जो ज्यादा यूरिन की प्रोडक्शन है इट मीन्स कि ब्लड का यूरिन का वॉल्यूम ज्यादा कह लें कि बढ़ेगा। और ये वॉल्यूम कहाँ से माइनस होता है? ये वॉल्यूम माइनस होता है फ्रॉम ब्लड, क्योंकि यूरिन ब्लड को फिल्टर करके उसके वेस्ट पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। तो जितना यूरिन प्रोड्यूस होता है उतना ब्लड का हिस्सा कम होता चला जाता है, और नतीजा ये है कि ब्लड प्रेशर हमें डाउन होता नजर आएगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम होगा। क्वेश्चन नंबर 4, water is reabsorbed passively from। वाटर पैसिवली रीअब्सॉर्ब होता है इन और अबव। चैप्टर नंबर 14 के अंदर वाटर रिलेशंस, प्लांट हो या एनिमल बॉडी, पानी की मूवमेंट हर जगह फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल होती है। तो इन केस ऑफ नेफ्रॉन भी पानी जितना भी रिअब्सॉर्ब होगा, चाहे वो प्रॉक्सिमल टिब्यूल से हो, चाहे लूप ऑफ हैंडल से हो, चाहे कलेक्टिंग डक्ट से हो, इन तमाम केसेस में ये रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर पैसिवली होती है बिहाइंड द सेल्यूलर। इन हाइपोटोनिक बॉडी कंडीशंस ह्यूमन किडनी plays its osmoregulatory role। Why? हाइपोटोनिक बॉडी कंडीशन में किडनी प्ले करती है ऑस्मोरेगुलेटरी रोल। किस तरह से? अब कंडीशंस हैं बॉडी में हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब है कि बॉडी में नॉर्मल के मुकाबले में पानी ज्यादा मौजूद है, जिसको नॉर्मल के रेफरेंस से हम सिंपली कहेंगे डाइल्यूट बॉडी कंडीशन। इस डाइल्यूट बॉडी कंडीशन का हल ये है कि फालतू पानी को निकाल दिया जाए। तो जब फालतू पानी यूरिन की शक्ल में पास आउट होगा तो यूरिन विल बिकम डाइल्यूट। तो हाइपोटोनिक बॉडी कंडीशन में ह्यूमन किडनी अपना ऑस्मोरेगुलेटरी रोल प्ले करती है बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन। क्वेश्चन नंबर 6, excretion is not the elimination of dash from body। excretion मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल है। ये मेटाबॉलिक वेस्ट पानी भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, ये मेटाबॉलिक वेस्ट यूरिया भी है। अलबत्ता फिशेस जो कि डाइजेस्टिव वेस्ट है, डाइजेस्टिव वेस्ट का एलिमिनेशन इजेशन कहलाता है, एक्सक्रीशन नहीं कहलाता। और दूसरे अंदाज में एक्सक्रीशन क्योंकि मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल है, तो जो फिकल मैटर है वो ब्रॉडली मेटाबॉलिक वेस्ट में शामिल नहीं होता। व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर वेजा रेक्टा। वेजा रेक्टा के मुताबिक क्या बात दुरुस्त नहीं है? वेजा रेक्टा के मुताबिक जो बात दुरुस्त नहीं है वो ये है कि इट गिव्स राइज टू ग्लोमेरुलर कैपिलरी नेटवर्क। वेजा रेक्टा से ग्लोमेरुलर कैपिलरी नेटवर्क तो नहीं बनता। अलबत्ता वेजा रेक्टा सराउंड करती हैं बोथ लिम्स ऑफ लूपा फैमिली को, ये भी दुरुस्त है। वेजा रेक्टा कलेक्ट करती हैं पानी और सॉल्ट फ्रॉम लूपा फैमिली, ये भी दुरुस्त है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू लूप ऑफ हैंडले। लूप ऑफ हैंडले सेल्स पर मुश्तमिल है, और इन सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ये लूप ऑफ हैंडले के गिर्द मौजूद वेजा रेक्टा ही का काम है। तो जो काम वेजा रेक्टा नहीं परफॉर्म करती वो ये कि दे गिव राइज टू ग्लोमेरुलर कैपिलरी नेटवर्क। ये बात वेजा रेक्टा के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। द हार्मोन्स दैट अफेक्ट यूरिन कॉन्सेंट्रेशन इन ह्यूमंस आर। वो हार्मोन जो यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन को अफेक्ट करेंगे वो दो हैं, एक एडीएच है और दूसरा एल्डोस्टेरोन। वाटर इज नॉट रीअब्सॉर्ब इन। पानी रीअब्सॉर्ब नहीं होता। पानी तमाम पार्ट्स के अंदर रीअब्सॉर्ब होता है सिवाय असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले सिर्फ सल्यूट सॉल्ट के रीअब्सॉर्प्शन को अलाउ करते हैं। Mammalian kidney is adapted to reabsorb dash of water from glomerular filtrate। Mammalian kidney, human kidney glomerular filtrate में मौजूद 99.5% वाटर को रीअब्सॉर्ब करने की
सलाहियत रखती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन मेक ब्लड डाइल्यूट हाइपोटोनिक इफ रिलीज एक्सेसिवली? कौन सा हार्मोन ब्लड को डाइल्यूट कर देगा, यानी ब्लड में पानी की मिकदार को बढ़ा देगा, अगर ये हार्मोन ज्यादा मिकदार में रिलीज हुआ तो एक्सेसिव रिलीज ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन का काम है कि यूरिन से पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया जाए। अब अगर यूरिन के ऊपर ये एडीएच के इफेक्ट को अगर हम ओवर कर दें, यानी अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन एक्सेसिव रिलीज हो, इवन जरूरत से ज्यादा रिलीज हो, तो इसका इफेक्ट भी ऑटोमेटिकली जरूरत से ज्यादा आएगा। और पानी जब बिल्कुल ही रिमूव नहीं होगा तो ब्लड में इकट्ठा होगा और ब्लड जो है वो हाइपोटोनिक यानी डाइल्यूट हो जाएगा। कैपिलरी नेटवर्क ऑफ वेजा रेक्टा इज एक्सटेंशन ऑफ। वेजा रेक्टा जो कि कैपिलरी नेटवर्क है, ये दरअसल किसकी एक्सटेंशन है? ये पेरिट्यूबुलर नेटवर्क की एक्सटेंशन है। पेरिट्यूबुलर नेटवर्क की एक्सटेंशन आप इसको डायग्राम बुक में मौजूद है, यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये है रेड कलर में। इफरेंट आर्टेरियोल, ये इफरेंट आर्टेरियोल एक तरफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बनाया, इसी की दूसरी ब्रांच ये आगे जाकर, और इधर से जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है वो भी वापस यहीं पर आ रही है, और आगे ये वेजा रेक्टा बन। तो वेजा रेक्टा दरअसल पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क से ही एवॉल्व हो रहा है। तो गिवन ऑप्शन में इट इज द कैपिलरी नेट पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। यहाँ पे आप कहेंगे कि डायग्राम में जो है वो इफरेंट आर्टेरियोल भी तो लिया जा सकता है, तो इफरेंट आर्टेरियोल और उधर से पेरिट्यूबुलर से जो इकट्ठा होकर फ्लूइड आएगा ये दरअसल दोबारा ज्वाइन हुई और आ गई। तो बुक्स के अंदर डिस्क्रिप्शन अगर देखिए तो इसको पेरिट्यूबुलर नेटवर्क ज्यादा बेहतर तौर पे लिया जाता है, क्योंकि इफरेंट आर्टेरियोल की सिंपल डिस्क्रिप्शन हम ये लेते हैं कि ये पेरिट्यूबुलर नेटवर्क बनाती है, और फिर उसी नेटवर्क से आगे इन केस ऑफ juxtamedullary nephron वेजा रेक्टा डेवलप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द ब्लड वेसल लिविंग द ग्लोमेरुलस इन ए ह्यूमन नेफ्रॉन इज कॉल्ड। वो ब्लड वेसल जो ग्लोमेरुलस से निकलती है उसको हम कहते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। The substances not completely reabsorbed in the proximal convoluted tubule include। वो सब्सटेंस जो प्रॉक्सिमल में मुकम्मल तौर पे रीअब्जॉर्ब नहीं हुए, तो इन केस ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ग्लूकोज को एक्टिव मैकेनिज्म्स के जरिए मुकम्मल तौर पे रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है नॉर्मल कंडीशन में, सिवाय उस कंडीशन में कि जब ये हद से बढ़ जाए इन केस ऑफ डायबिटिक कंडीशन। अलबत्ता पानी और सॉल्ट, जिस तरह हम जानते हैं कि प्रॉक्सिमल से निकलकर जब फ्लूइड पहुंचता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, तो बुक में ये स्टेटमेंट मौजूद है, इट कंटेन्स सॉल्ट्स एंड वेस्ट वाटर। फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, तो 14 का जवाब फिर होगा बोथ बी एंड सी, यानी सॉल्ट्स और वाटर ये मुकम्मल तौर पर रीअब्सॉर्ब नहीं होते इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ग्लूकोज मुकम्मल रीअब्सॉर्ब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन इंक्लूड। कंसंट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन में जो फैक्टर्स हैं वो काउंटर करंट मल्टीप्लायर भी है, वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी है जो अक्रॉस द मेडल्ला मौजूद है और पानी की रीअब्जॉर्प्शन को पॉसिबल बनाती है, और एक्शन ऑफ हार्मोन्स भी हैं एल्डोस्टेरोन और एडीएच। ये सारे फैक्टर्स मिलकर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हुआ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एज कंपेयर टू रीनल आर्टरी द रीनल वेन कैरीज। रीनल आर्टरी के मुकाबले में रीनल वेन क्या चीज कैरी कर रही है, यानी डिफरेंस देखें जो इनके कह लेंगे ट्रांसपोर्ट में है। तो रीनल वेन जो
किडनी से ब्लड को वापस लेकर जाएगी और ये ब्लड होगा प्योरिफाइड फ्रॉम वेस्ट, यानी इससे वेस्ट निकाल लिए जाएंगे। तो रीनल वेन हैव लोअर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, क्योंकि रीनल आर्टरी के जरिए जो ब्लड आया वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, एओर्टा से आया था। और किडनी इसी ब्लड से अपने इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन भी यूज करती है। तो ये ब्लड जब साफ होने के बाद वापस आएगा तो इसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम हो चुकी होगी। अलबत्ता नाइट्रोजनस वेस्ट की मिकदार भी इसमें कम हो चुकी, इसलिए कि किडनी का काम उस ब्लड से खास तौर पर नाइट्रोजनस वेस्ट को अलहदा करके रिमूव करना। Absence of ADH makes wall of distal tubule. ADH is a hormone. हार्मोन्स का काम सेल के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना होता है। एडीएच हार्मोन जब डिस्टल ट्यूब्यूल के सेल्स पर एक्ट करती है तो इसके नतीजे में दरअसल डिस्टल ट्यूब्यूल बिकम्स परमिएबल फॉर वाटर। और ये परमिएबिलिटी बेसिकली पैदा होती है इस तरह से कि अंडर द इफेक्ट ऑफ एडीएच सेल्स ऑफ द डिस्टल ट्यूब्यूल में स्पेसिफिक प्रोटीन, जिनको कह लें कि एक्वापोरिन्स का नाम दिया जाता है, एक्वा पानी पोरिन्स पोर, एक ऐसी प्रोटीन जो वहां पर मौजूद है, उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ती है और वो प्रोटीन इन सेल्स की मेम्ब्रेन में आकर इम्प्लांट हो जाती है। ये इस तरह है जिस तरह किसी दीवार में कोई खिड़की लगा दी जाए। तो जब ये प्रोटीन उस मेम्ब्रेन का हिस्सा बनती है तो ये प्रोटीन एक्वापोरिन्स ये रास्ता देती हैं पानी की मूवमेंट को, और पानी फिर मूव करता है अलोंग द ग्रेडियंट, यानी ऑस्मोटिकली। तो एडीएच एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं करता, एडीएच पैसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को पॉसिबल बनाता है। अलबत्ता मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाने में, क्योंकि प्रोटीन्स का बनना और फिर उनका मेम्ब्रेन में अटैच होना, तो वहां पर एनर्जी कंज्यूम होती है। अलबत्ता पानी की मूवमेंट टोटली पैसिव होती है। तो अगर एडीएच नहीं होगा तो मेम्ब्रेन इम्परमिएबल रहेगी और पानी रिअब्सॉर्ब नहीं होगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ एडीएच wall of the distal tubule becomes impermeable. The permanent treatment in case of uremia is, यूरीमिया जिसे एंड स्टेज रीनल डिजीज कहा गया है, उस केस में अगर परमानेंट हेल्प चाहिए तो वो किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा कुछ नहीं। रिडक्शन इन किडनी फंक्शन स्पेशली फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इज सेड टू बी, किडनी के फंक्शन में कमी का आना किडनी फेलियर कहलाता है। अलबत्ता ये किस किडनी फेलियर की सबसे ज्यादातर वजह ग्लोमेरुलस का सही काम ना करना होता है। इसलिए हम जनरली कह सकते हैं कि किडनी फंक्शन में कमी, खासतौर पर ग्लोमेरुलस के फंक्शन में कमी का नतीजा किडनी फेलियर कहलाता है। Which network of capillaries is more permeable due to presence of pores unlike others? ये हमने बात चैप्टर 14 में भी की थी, ब्लड वेसल्स के हवाले से, कैपिलरीज के हवाले से, कि कैपिलरीज तीन तरह की हैं बॉडी के अंदर। उनमें से एक फेनेस्ट्रेटेड जो कैपिलरीज हैं वो प्रेजेंट हैं किडनीज के अंदर, ग्लोमेरुलस के पार्ट पे। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी नेटवर्क है फेनेस्ट्रेशन, और ये फेनेस्ट्रेशन दरअसल पोर्स है। तो प्रेजेंस ऑफ पोर्स ये किडनी के अंदर खास तौर पे फिल्ट्रेशन के लिए स्पेशली लार्ज और लार्ज इन नंबर होते हैं। तो glomerular capillaries are different from other in having fenestrations or pore. Antidiuretic hormone is produced within ADH. एंटीडायरेटिक हार्मोन पैदा कहाँ होता है? एंटीडायरेटिक हार्मोन हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स में पैदा होता है, चैप्टर नंबर 17, और वहां से ट्रेवल करके ये नर्व्स में से होते हुए आकर स्टोर होता है एंटीरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहुंचकर वहां फिर ये ब्लड में रिलीज होता है। तो यह क्वेश्चन उसके रिलीज होने का नहीं बल्कि उसके प्रोड्यूस होने का है, और ये प्रोडक्शन विद इन द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस हुआ करती है।
When no water is available outside to drink, the human body can compensate for urinary water loss through. जब बाहर एनवायरनमेंट में पीने के लिए पानी मौजूद ही ना हो, तो फिर ह्यूमन बॉडी कैन कंपनसेट, तो ह्यूमन बॉडी कंपनसेट करेगी, यानी कमी को पूरा करेगी। कौन सी कमी? फ्रॉम यूरिनरी वाटर लॉस, यूरिन के जरिए जो जिस्म से पानी जाया हो रहा है, अब उस जाया होने वाले पानी को, कमी को कैसे पूरा किया जाएगा? जाहिर है लॉस को पूरा किया जाता है गेन के जरिए से। तो ह्यूमन बॉडी विल गेन द वाटर फ्रॉम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, क्योंकि वाटर गेन के सिर्फ दो पॉसिबल ऑप्शन है। एक तो है कि बाहर से बना बनाया पानी हासिल किया जाए, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट में ये तय कर दिया कि बाहर पानी तो अवेलेबल ही नहीं है। और दूसरा वाटर गेन का रास्ता सिर्फ और सिर्फ मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट के सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में उससे पानी पैदा होता है। तो metabolic water is the only option when there is no water available outside and water is being lost from urine. Question number 23. Muscles at the junction of urethra and bladder control urine in bladder. वो मसल्स जो यूरिथ्रा और ब्लैडर के जंक्शन पर हैं, ये सिंपली स्फिंक्टर मसल्स हैं। अब स्फिंक्टर मसल क्या होता है? बाय डेफिनेशन स्फिंक्टर मसल इज ए सर्कुलर मसल दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल थ्रू हॉलो ऑर्गन। किसी हॉलो ऑर्गन के गिर्द एक सर्कुलर मसल जो कंट्रोल करेगा मूवमेंट ऑफ मटेरियल को उस हॉलो ऑर्गन से, तो वो स्फिंक्टर कहलाते हैं। तो यहाँ पर दो स्फिंक्टर हैं। अब डेफिनेशन जो मैंने अभी बयान की उसके अंदर सिर्फ मसल का तस्करा किया है, ये नहीं कहा गया कि वो स्केलेटल होगा या स्मूथ होगा। तो स्फिंक्टर्स दोनों तरह के मसल्स पर मुश्तमिल हो सकते हैं, मतलब वो स्केलेटल भी हो सकते हैं और वो स्मूथ भी। जैसा कि चैप्टर नंबर 12 के अंदर एनल स्फिंक्टर भी दो हैं, एक स्मूथ है जो कंट्रोल में नहीं है, और एक स्केलेटल है जिसको बच्चे आहिस्ता आहिस्ता वॉलेंटरली कंट्रोल करना सीख जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के दरमियान भी दो स्फिंक्टर मसल हैं, जिनमें से एक इनवॉलेंट्री यानी स्मूथ है और एक वॉलेंट्री यानी स्केलेटन है। तो अब इनवॉलेंट्री भी दुरुस्त है, वॉलेंट्री भी दुरुस्त है, तो हमने वो ऑप्शन लेना है जिसपे ऐतराज ना बने, जो इन दोनों को शामिल कर ले। तो इन दोनों को शामिल करने वाला ऑप्शन है स्फिंक्टर। तो हम यहाँ पे सिंपली ऐड करेंगे कि स्फिंक्टर मसल्स एट द जंक्शन ऑफ यूरिथ्रा एंड ब्लैडर कंट्रोल यूरिन इन ब्लैडर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24। अ मेटाबॉलिक वेस्ट इज, एक मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है एट सेल लेवल। अगर हम ये कहें कि एक मेटाबॉलिक वेस्ट नॉन टॉक्सिक होता है तो टॉक्सिक भी हुआ करते हैं, टॉक्सिक लें तो नॉन टॉक्सिक भी होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर लें तो इनऑर्गेनिक भी होते हैं। तो इनमें से किसी एक को हम असूल के तौर पे नहीं ले सकते। अलबत्ता मेटाबॉलिक वेस्ट बुनियादी तौर पे मेटाबॉलिज्म के लेवल यानी सेल लेवल पर प्रोड्यूस होते हैं। सॉल्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड इन किडनी अक्रॉस इट्स। सॉल्ट की कंसंट्रेशन किडनी के अंदर मेंटेन होती है, कहाँ पर? अक्रॉस इट्स मेडल्ला, मेडल्ला के अंदर कॉर्टिकल रीजन से लेकर पेल्विस की तरफ अगर मूव करें तो वहां पर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन होती नजर आती है। Question number 26. Artificial kidney works on the same principle as the real kidney and both involve. अब आर्टिफिशियल किडनी को बुक ने सिंपली कहा कि वो सेम प्रिंसिपल पर काम करता है। अब इस सेम प्रिंसिपल का क्या मतलब है? कि जो नॉर्मल किडनी है उसके अंदर तो पहले फिल्ट्रेशन होती है, रीअब्जॉर्प्शन भी होती है, और
बाकायदा सेलेक्टिव सिक्रेशन भी हुआ करती है। लेकिन आर्टिफिशियल किडनी के अंदर सिर्फ फिल्ट्रेशन हमें नजर आएगी कि उसके उस पार्ट से जिसमें ब्लड मौजूद है, वेस्ट फिल्टर होकर उस पार्ट में चले जाएंगे जिसमें ब्लड मौजूद नहीं है। क्या मौजूद है? डायलाइजर। तो डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर ब्लड से चीजें मूव करेंगी, इसे फिल्टर होना कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन उस तरह से जिस तरह नेचुरल किडनी के अंदर होती है वो नहीं हुआ करती। द टू सोल्यूशन दैट आर आइसोटोनिक टू ईच अदर आर और है वो दो सोल्यूशन जिनके जिनको हम आइसोटोनिक कह सकते हैं, वो एक दूसरे के यानी उन दोनों के अंदर हमें ऑस्मोलैरिटी दोनों की सेम नजर आएगी। जब ऑस्मोलैरिटी सेम होगी तो ऑटोमेटिकली दोनों एक दूसरे के आइसोटोनिक कहलाएंगे। 28। अच्छा, जो बाकी ऑप्शन है 27 के, अगर हम ये कहें कि दो सोल्यूशन जो आइसोटोनिक है उनमें सेम टाइप ऑफ सॉल्यूट का होना जरूरी है, तो ऐसा नहीं है। 1 मोलर NaCl हो या 1 मोलर KCl हो, दोनों की बात सेम। सॉल्यूट डिफरेंट लेकिन मोलैरिटी सेम। मोस्टली डाइल्यूट, आइसोटोनिक होने के लिए दोनों का डाइल्यूट होना जरूरी भी नहीं है। ऑलवेज कंसंट्रेटेड, दोनों का कंसंट्रेटेड होना भी जरूरी नहीं है। उनकी ऑस्मोलैरिटी का सेम होना जरूरी है। 28। लिवर सपोर्ट्स द एक्सक्रीटरी रोल ऑफ किडनी बाय। लिवर किडनी के एक्सक्रीटरी रोल को कैसे सपोर्ट करता है? तो लिवर डिटॉक्सिफाई करता है टॉक्सिन्स को, और इस तरह वो टॉक्सिन्स नॉन टॉक्सिक फॉर्म के अंदर ब्लड के जरिए किडनी को पहुंचते हैं। किडनी उनको सपोर्ट करके बॉडी से बाहर जाया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। Detoxificate, sorry, 29. There is a narrowest range of fluctuation in dash environment of an organism as compared to its other given below. तमाम ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको फ्लक्चुएशन की रेंज सबसे नैरो नजर आएगी? तो ये नैरो नजर आना कहाँ पे होगा? ये होगा इंट्रा सेलुलर इंटरनल एनवायरनमेंट के केस में। बुक के अंदर अगर हम इस तरह देखें चैप्टर के शुरू में, तो वहां पर ये बात मौजूद है। तो ये डाल दो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, सब मैं बात कर रहा था नैरोस्ट रेंज। तो नैरोस्ट रेंज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशन इन वाइड रेंज होती है। फिर फ्लक्चुएशन इन एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरनल बॉडी के अंदर नैरो रेंज है। और नैरोएस्ट रेंज एक्सट्रीमली नैरो फ्लक्चुएशन ये कहाँ पर है? ये इनसाइड द सेल है। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है कि नैरोएस्ट यानी सबसे नैरो रेंज कहाँ पर होगी? ये इंट्रा सेलुलर इंटरनल एनवायरनमेंट में होगी। Question number 30. The mechanism an organism has adopted to eliminate harmful nitrogenous waste depends upon। वो मैकेनिज्म जिसके जरिए से ऑर्गेनिज्म ने अडॉप्ट किया कि वो एलिमिनेट करे हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट को, वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है हैबिटेट। हैबिटेट। अब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म हैज अडॉप्टेड, अब ये अडॉप्टेशन एक दिन में नहीं हुआ करती। अडॉप्टेशंस आर द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के दौरान ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करते हैं और तब्दील होते चले जाते हैं। तो कोई ऑर्गेनिज्म क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने का, वो डिपेंड करता है कि किस हैबिटाट के अंदर रहते हुए वो एवॉल्व हुआ है। तो अगर उसको ज्यादा पानी अवेलेबल था, जिस तरह दरिया में या समुंदर के अंदर,
तो वो अमोनिया को ही अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मेंटेन करता है। अगर उसे पानी लिमिटेड अवेलेबल है तो वो यूरिया को उसने ऑप्ट किया, और जिसको बिल्कुल ही कम कहने के पानी की अवेलेबिलिटी है तो वो भी हैबिटाट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह मैकेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म हैज अडॉप्टेड टू एलिमिनेट हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स हैबिटेट। तो ये 30 क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट के अंदर फिर हम दूसरे इसको डिस्कस करते हैं।